हाय हेलो एंड वेलकम टू द बज़म फनकार मीट एपिसोड नंबर 13। आज हमारे साथ जो लोग कहते हैं ना कि उम्र बस नंबर है, वैसी एक शख्सियत हमारे साथ है। जो आप सोचते हो कि भाई ये उम्र हमारी चली गई, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमारे लिए जो उम्र थी वो अब बीत चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब प्रूफ करने के लिए आज हमारे साथ है विकास अरोरा। उन्होंने उस उम्र में सब कुछ स्टार्ट किया जिस उम्र में लोग ब्रेक लेके फैमिली के साथ बैठ जाते हैं और गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। चलो आज मिलते हैं उसी ऐसे एक शख्स से। थैंक यू वाजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस लवली इंट्रोडक्शन के लिए। एंड एज यू राइटली सेड कि आई आल्सो फील दैट कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो मैं 53 इयर्स यंग बॉय हूँ, अपने आप को यंग हमेशा महसूस करता हूँ। तो विकास भाई, मेरा पहला सवाल है। जी जी आप आते हो पंजाब से। जी जी तो पंजाब की मिट्टी में ऐसा क्या है कि जवानी जाती नहीं लोगों को? बहुत ही बढ़िया, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट जैसा लूंगा वाजिद भाई, बहुत ही बढ़िया आपने बताया। पंजाब की मिट्टी में कुछ तो है, कुछ तो जुनून है कि लोगों के अंदर वो एक कलाकार और एक आर्टिस्ट वाली फीलिंग हर बंदे के अंदर रहती है। हाँ, तो पंजाब में देखोगे आपको हर घर में कोई ना कोई एक आर्टिस्ट तो मिल ही मिल जाएगा जाएगा। जो एटलीस्ट गाने वाने तो गाता ही होगा। हाँ हाँ। यस। तो आपने कभी सोचा है कि भाई ये आर्टिस्ट मैं बनना चाहता था अब जवानी में, हाँ तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे? हाजी भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। जिस मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि हर पंजाबी की तरह मेरा भी सपना था कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बनूं। और माशाल्लाह अपनी बॉडी वॉडी काफी अच्छी रही है अपने जमाने में, तो मॉडलिंग वॉडलिंग करना चाहता था उस जमाने में। बट थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कुछ ऑफर आए भी, प्रोजेक्ट आए भी, बट फाइनेंशियल की वजह से नहीं कर पाया। बट जैसे हम लोगों ने बात की कि इज जस्ट अ नंबर, तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो ज्यादातर जो लोग पंजाब से होते हैं वो जी दो लोगों को मानते हैं कि एक तो धर्मेंद्र जी और दूसरा है गुरदास सिंह मान पहले। जी अब भी जी कपिल शर्मा हो चुका है उसके जी जगह जी पे। जी जी हाँ, तो आपने कभी धर्मेंद्र टाइप बॉडी बना के लोगों को कभी बोला है कि भाई देख ले बिल्कुल भाई बिल्कुल बॉडी? बिल्कुल बिल्कुल वाजिद भाई, बिल्कुल बिल्कुल आपने एकदम सही फरमाया कि हाँ धर्मेंद्र पाजी और हाँ हमारे कपिल पाजी, गुरदास पाजी, हाँ। बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे पंजाब की मिट्टी से आए हैं। सॉरी अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो। इनफैक्ट अगर आप मुझे देखोगे तो लोग मुझे बोलते हैं साइड पोस्ट से मैं धर्मेंद्र जैसा दिखता हूँ। अरे तो जमाने में हम भी धर्मेंद्र भाई से इंस्पायर होकर हमने बॉडी वॉडी बनाई और कोशिश करी काफी कि कुछ मूवीज में काम मिले। गुरदास मान पाजी की तरह हमने भी कोशिश करी गाने वाने गाने की, उनको कॉपी करने की। बट वो लोग लीजेंड हैं। कपिल शर्मा ऑफ कोर्स आज के जमाने के लीजेंड है। तो लीजेंड ही रहते हैं सर, उनकी कॉपी कर सकते हैं हम, उनको मैच नहीं कर सकते सर। हाँ। तो पंजाब में आप कहाँ से हो सर? सी पंजाब में बेसिकली हमारा कैसा है कि हम लोग हैं लाहौर से। तो लाहौर से। लाहौर का जो पार्ट था ना वो पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान में अंदर चला गया, गया। तो हम लोग रिफ्यूजी कैंप में रहा करते थे। हम्म हाँ, तो हमारे फोर फादर्स मतलब मेरे ग्रैंड फादर जो है उस जमाने में बोला करते थे कि उनका काफी बड़ा बिजनेस हुआ करता था लाहौर में। एंड वो पार्टीशन के टाइम में जैसे वो रिफ्यूजी कैंप लगाए गए तो मतलब उस टाइम उनको बोला गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम लोग वापिस चले जाएंगे। बट कुछ परिस्थिति ऐसी आई कि हमको यहीं ही रहना पड़ गया। तो हाँ। उन्होंने अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके सबको पाल पोस के बड़ा किया एंड दैट्स हाउ इट इज। तो ये तो बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है किसी भी हाँ रेफ्यूजी के लिए। मतलब अगर आप किसी भी देश का रेफ्यूजी देख लो उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है कि वो बिल्कुल एक नागरिक बन के उभरे। बिल्कुल तो बिल्कुल ये आपने अपने पापा को देखा कि भाई ये सारा स्ट्रगल कैसे हुआ, मतलब बिल्कुल खत्म बिल्कुल कब हुआ आपको लगा कि यहाँ पर ये खत्म हो चुका है अब? बिल्कुल भाई भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एंड स्ट्रगल तो क्या है कि हमारे खून में है हम्म, और लाइफ में स्ट्रगल तो आदमी का कभी खत्म नहीं खत्म होता। अगर नहीं कोई होता। बोलते मेरा स्ट्रगल खत्म हो गया तो वो झूठ बोल रहा नहीं। है। स्ट्रगल जैसे हमारे ग्रैंडफादर ने, वो वहाँ पे बिजनेस थे तो यहाँ पर भी छोटा मोटा बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे फादर सिविल इंजीनियर थे एंड ये पास अवे 1982 जब मैं सिर्फ 10 साल का ही था। तो उन्होंने भी काफी स्ट्रगल करके अपनी पढ़ाई करी, मतलब उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया। अपने अपने टाइम में उन्होंने काफी स्ट्रगल करे, मूवीज की टिकटें वगैरह बेची, बहुत सारे स्ट्रगल उन्होंने करे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ताकि अपना पढ़ाई का खर्चा उठा सके। सेम में मैंने भी कुछ ऐसा ही करके अपना स्ट्रगल करके आगे बढ़ा हूँ। मैंने भी अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया, ऐसे चल रहा है। क्या बात है बेटा, आजकल के बच्चे तो वो नहीं कर पाते। मैंने ज्यादातर देखा है कि माँ बाप के खर्चे पर मैं भी खुद हूँ भाई। मेरा भी सवाल वही रहेगा जी जी जो मैंने किया है कि भाई जो महीना मिलता है उसी पर लोग गुजारा करते हैं। तो ये जो स्ट्रगल होता है कि भाई कहीं पर काम कर लेना, जी ये जी कर लेना, जी 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 लोग कभी भरोसा करते हैं नहीं करते जी हैं। जी जी तो इस चीज को आपने कैसे टैकल किया था उस टाइम पे? हाँ वाजिद भाई, बिल्कुल सही है कि उस टाइम में क्या होता था कि हमारे पास उतने ऑप्शन होते नहीं थे और हाँ। परिवार की परिस्थिति ऐसी थी कि एक तो 4-5 बच्चे हुआ करते थे फैमिली में, तो हर बच्चे का पढ़ लिख के आगे बढ़ जाना बड़ा मुश्किल था। तो हमारे साथ ऐसी था कि मैं जब 10 साल का था तो पिताजी का इंतकाल हो गया था, देहांत हो गया था। एंड उसके बाद मदर ने जॉब करके सब पांचों बहन भाइयों को पढ़ाया। तो हमने स्टार्टिंग से हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो बस ये था कि हमारे अंदर जुनून था कि हमको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आगे बढ़ना है और फैमिली को सपोर्ट करना है। तो हम वही छोटे मोटे काम करके, जो छोटे मोटे काम मिल जाए करके अपना 4 पैसे कमा के अपना आगे बढ़ जाए, ऐसी पढ़ाई करते थे हम।
पुरानी लोगों की पुरानी किताबें लेके पढ़ लेते थे, उसी को बाइंड वाइंड खुद अपने हाथ से कर लेते थे। ऐसे मतलब लोगों के उतरे कपड़े भी पहने हैं हमने, बहुत स्ट्रगल करा लाइफ के अंदर, ताकि यह है कि आगे बढ़ सके। विकास भाई, अभी मुझे इससे याद आ रहा है कि अभी कोर्सेज की फीस लाखों में है, करेक्ट। तो आपके टाइम पे कितनी हुआ करती थी? वाजिद भाई, आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी 5th क्लास की फीस थी 25 पैसे, 25 पैसा हर मंथ की, और मेरी इंटरमीडिएट तक आते आते ये फीस 23 रुपए थी, 23 रुपीज। मतलब 25 पैसे से लेकर 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, और इंटरमीडिएट आते 23 रुपए थी, और डिग्री आते आते 250 रुपए फीस थी। उस जमाना में सस्ते का जमाना हुआ करता था, तो चीजें आराम से हो जाती थी। तो अगर आज 250 को कंपेयर कर ले, 25 लाख रुपए हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जमाना एकदम से 1000 गुना बढ़ चुका है। बढ़ गया। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है वाजिद भाई, बिकॉज दूसरा क्या है कि महंगाई भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हर चीज महंगी हो रही है। बट उस टाइम में क्या होता था कि सोर्स ऑफ इनकम उतने ज्यादा नहीं थे, कंपनीज वगैरह नहीं थी। आज की डेट में अगर आप सोर्स ऑफ इनकम आईटीज वगैरह देखें, दे आर डिसेंटली पेइंग, उसमें भी एक अच्छा स्कोप आया है कि वहां से भी सैलरीज वगैरह बढ़ रही है, एंड पेरेंट्स कैन अफोर्ड टू पे दोस टाइम फीस। आपने जैसे बोला 19 मतलब अगर हम 53 एज कैलकुलेट करें जी, तो वो दौर आसपास होगा इमरजेंसी के। मैं 72 बॉर्न हूँ, 1972। तो इमरजेंसी आपने देखी है, नहीं देखी? नहीं, इमरजेंसी हमने नहीं देखी है, शायद हमारे पेरेंट्स जरूर देखी होगी, हमने इमरजेंसी का दौर टचवुड नहीं देखा है वो। हाँ। तो वही है, वरना तो लोगों के एक्सपीरियंसेस मैंने सुने कि इमरजेंसी के दौरान में बहुत बुरे रहे, बिल्कुल भुखमरी रही है देश में। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स से हमने जरूर सुना है, बट हाँ, टचवुड हमको वो दौर नहीं देखना गुजारना पड़ा है। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब अभी भी लगता है लोगों को कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ? जवानी में तो ऐसा लगता है कि भाई ये ज्यादा बोझा हो रहा है मेरे ऊपर, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो आपने अपने आप को उस टाइम पर कैसे मोटिवेटेड रखा? हाँ वैसे देखिए, एक तो क्या था कि ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अभी शादी हो गई थी यंग एज में। उसके बाद स्टार्टिंग से मैंने पहले बिजनेस में था, मैं पढ़ाई छोड़ के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में काफी सक्सेस हुआ। 10 साल मैंने बिजनेस किया। मैं विशाखापट्टनम आया था, मैं पहले उत्तराखंड में रहता था, एंड उसके बाद मैं विशाखापट्टनम आया, 10 साल तक पहले बिजनेस किया, काफी अच्छा बिजनेस राइज कर गया था। फिर वाला सडन बिजनेस में भी लॉस आ गए, फिर वापस से जॉब में स्टार्ट करना पड़ गया। लाइफ में स्ट्रगल बहुत रही है, बट ये है कि जब आपके साथ आपका परिवार, फैमिली, बच्चे होते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, फैमिली के लिए करना ही करना है, और बच्चों को वो जो कहना चाहिए क्वालिटी लाइफ जो देना होता है, वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा लाइफ में, बढ़ते गए आगे। सपोर्ट हुआ था तो मैंने इंजीनियरिंग एक सेमेस्टर ही किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, एंड वो 92 की बात है। उस टाइम में घर की थोड़ा पोजीशन ठीक नहीं थी, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद कोई यादें हैं इंजीनियरिंग की आपकी? हाँ, इंजीनियरिंग की यादें तो बहुत है, जैसे आज क्योंकि हर किसी को होती, मेरी भी है। मतलब लोग कॉलेजेस की यादें नहीं होगी? बहुत याद है, बहुत अच्छी यादें हैं। वो 6 महीने के टाइम में भी काफी अच्छे दोस्त यार बने, या जैसे आज के लोग बोलते हैं ना, मैकेनिकल इंजीनियर में हमारा कोएड था, पहली बार हमने कोएड में पढ़ाई करी, और पूरे क्लास में हमारे पास सिर्फ 4 ही लड़कियां होती थी, जिसमें से एक मैरिड थी, एक अंगेज थी, एक किसी का बॉयफ्रेंड था, और एक को कोई पूछता ही नहीं था। जस्ट किडिंग। तो अच्छी याद है, दोस्त बहुत अच्छे बने, बहुत प्यारे दोस्त बने। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे 2 रूम पार्टनर थे, एक अमित अग्रवाल और एक अभिजीत चक्रवर्ती, मुझे आज भी याद है, बहुत पुरानी बात है। एंड अमित अग्रवाल इतना अच्छा दोस्त था, वो दिल्ली से था, अभिजीत बोस कलकत्ता से था। तो अमित अग्रवाल इतना रईस आदमी था कि वो आई थिंक आर्मी ऑफिसर का बेटा था। उसके कबोर्ड में ना पैसे से खुले पड़े रहते थे। हमारे घर वाले तो लिमिटेड पैसे ही दे पाते थे, 400-600 महीने का, बट उसके कबोर्ड में ना पैसे खुले पड़े रहते थे, 4000, 5000, 6000। और लड़कों में ये खास बात होती है कि लड़कों में काउंटिंग नहीं, तेरा मेरा नहीं होता। तो भाई कुछ जरूरत है, सीधा बोलता था हाँ भाई कबोर्ड से निकाल, यूज कर। तो वो बहुत यादें हैं यार कॉलेज के जमाने की। तो कभी मिले उनसे वापस? नहीं यार, बट अभी सोशल मीडिया पे भी कोशिश करी काफी लोगों को खोजने की, बट कुछ मिले, कुछ जो खास से वो नहीं मिले एक्चुअली। तो कुछ मैसेज है उनके लिए? बिल्कुल, अमित के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि दोस्त, मैं अभी तुझे बहुत मिस करता हूँ, कभी मौका मिले लाइफ में तो बहुत जरूरी है तेरे से मिलने का भाई। आई होप सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, कभी मिले अमित अग्रवाल से, ये मैसेज उस तक जरूर पहुंचाइएगा। तो इसमें अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के बाद, तो आपने बीच में जो बिजनेस वाला स्ट्रगल देखा जी, या फिर छोड़ के फिर बिजनेस किया फिर जी, तो बिजनेस क्या था वो? हाँ, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि मेरी जो एल्डर सिस्टर हैं वो विशाखापट्टनम में रहती हैं, तो उन्होंने वहाँ मुझे बुला लिया कि अभी जॉब में तो कोई स्कोप दिख नहीं रहा, तो तू एक काम कर, विशाखापट्टनम आ जा। तो मैं 96 में विशाखापट्टनम चला गया, और वहाँ पे मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनका ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, पंजाबियों का मोस्टली काम होता है ऑटोमोबाइल का। तो लारी स्पेयर पार्ट्स में वो डील करते हैं, और मुझे भी बुला लिया। एंड पहले थोड़ा टाइम मुझे लगा सीखने में, 6 महीने साल भर सीखा।
उसके बाद फिर मैंने अपना ही काम स्टार्ट कर दिया हम्म। और भगवान की कृपा से लोगों के बेस्ट विशेस से अच्छा चलने लग गया। तो पहले हमने रिटेल में काम किया, उसके बाद माता रानी की इतनी कृपा हुई कि रिटेल से होलसेल में आ गए। वाह। 200 दुकानों को हम लोगों ने स्पेयर पार्ट सप्लाई शुरू करना शुरू कर दिया आसपास के एरिया में। अच्छा चल रहा था, बट वही है ना कि किस्मत खराब थी। तो एकदम से टॉप से पहुंचकर एकदम बॉटम पे आ गए, मतलब आसमान से सीधा जमीन पे फेंका गए। एक दौर ऐसा भी आया था कि जब हमारे जेब में 50 रुपए नहीं थे कि हम घर में रोटी बना सकें। तो एक मैकेनिक भाई हुआ करते, नसीम भाई, मुझे आज भी उनका नाम याद है। उनसे मैंने 50 रुपए लिए कि 50 नसीम भाई 50 रुपए दो, मैं 1 किलो आटा घर में लेके जाऊंगा ताकि मेरे घर में रोटी बन जाए। तो वो एक दौर भी ऐसा था, बट भगवान की कृपा से, सब लोगों के आशीर्वाद से ये था कि एक ताकत थी, एक जुनून था अंदर जिसने टूटने नहीं दिया और जिसने एक हिम्मत दी कि आगे बढ़ना है। तो जो रास्ते लोगों ने दिखाए वो रास्तों में आगे बढ़ते गए और बस। अच्छा, इस टाइम पे मतलब लोगों का जो होता है ना कि फैमिली वाले ही मना कर देते हैं। जी जी ऐसा कभी हुआ है कि भाई फैमिली वाले ने मना कर दिया कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो हमारा क्या था कि देखो मैं जो मानता हूँ कि फैमिली जो अपनी होती है ना, वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे ही क्लोज फैमिली है जो मैटर करते हैं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। तो मतलब वहां से मुझे हमेशा सपोर्ट ही मिला है कि भाई ठीक है आप जो कर रहे हो। मैंने बीच में जब बिजनेस बंद हुआ तो काफी अलग चीजें ट्राई करी। मैंने रियल एस्टेट ट्राई करा, मैंने यूज कार बाइंग एंड सेलिंग कंसल्टिंग ट्राई करी, मैंने गाड़ियों के इंश्योरेंस की ट्राई करी, बहुत कुछ ट्राई किया। कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता था, बट वो एक कांस्टेंट इनकम नहीं आ रही थी। तो वहां से मुझे किसी ने देखा, मैं न्यूज़पेपर में ऐड दिया करता था, तो उसने मुझे लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट बना दिया। तो मैं लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट बन गया, रिटेल पॉलिसी बेचने लगा। और वहां से जो मेरे बॉस रहे होंगे ऑफिस के, उन्होंने मुझे बुला के जॉब ऑफर कर दी कि आप नौकरी कर लो। देखो, हाँ ये बात भी है कि पुराने जमाने में नहीं है क्या, लोगों को जॉब ऑफर हो जाती था, आजकल लोग सर्च कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल मेहनती लोगों को कैसे ढूंढा जाता है सर? बिल्कुल, आई थिंक मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ उस मामले में कि जहां पर आपकी काबिलियत को कोई ना कोई परखने वाला होता है। और मेरे ख्याल से उतनी अपॉर्चुनिटी शायद ना होती होंगी हमारे जमाने में। तो इमीडिएटली उन्होंने मुझे देखा और उनको लगा कि शायद मैं काबिल हूँ इस काम करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, बिकॉज जॉब इज ऑल अबाउट स्पीकिंग, है ना, प्रेजेंटेशन, लोगों से मिलना, बातचीत करना, शायद वो क्वालिटी थी मेरे अंदर। तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दिया। एंड मेरी फर्स्ट सैलरी थी 2.2 का पैकेज था, 16,100 रुपीज सैलरी थी, जिसमें 2 बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, घर के किराए भी हैं और अपने खर्चे भी हैं। तो आप इमेजिन करो, वो विशाखापट्टनम जैसी जगह में था, छोटा गांव भी नहीं है, बिग बहुत सिटी। बड़ा गाँव है। हाँ, बहुत उस दौर से निकलकर यहाँ तक पहुंचने में काफी स्ट्रगल लगी। तो पहला आपका प्रेजेंटेशन क्या था कंपनी में? पहला प्रेजेंटेशन मुझे अभी तक याद है कि जब मेरे सीनियर मुझे किसी एक रिटेल क्लाइंट के पास लेके गए थे। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा पहला जो चेक वैल्यू थी वो 2,500 रुपए थी, मात्र 2,500 रुपए। तो उन्होंने एक 10,000 रुपए की पॉलिसी ली थी और वो सरदार जी थे। तो मैं उनके पास गया तो मुझे, मतलब मेरे काफी हाथ पैर कांप रहे थे कि इनसे कैसे प्रेजेंटेशन दूं मैं। तो एक 10,000 रुपए की पॉलिसी बेचने में, हालांकि 2 सीनियर मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि जहां तू अटकेगा हम बताएंगे। और लैपटॉप भी मैंने लाइफ में पहली बार यूज किया था, तो मैं लैपटॉप दिया अपना और मैंने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। बट सरदार जी जो थे वो काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने मुझे तुरंत एक 2,500 रुपए का चेक काट के दिया, जो मुझे उस जमाने में मेरे लिए काफी वैल्यूएबल था। मैं 2006 की बात कर 2008 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 2008, मतलब आज वो 2.5 लाख रुपए होते हैं अराउंडली। अराउंड, करेक्ट। हाँ, तो ऐसा मत समझो कि वो 2,500 था, वो 2.5 लाख था। करेक्ट। तो जब ये 2,500 से अभी 2.5 लाख चल रहा है जी, तो मार्केट वेरिएशन आपने सबसे ज्यादा देखी है। तो बिल्कुल। तो मार्केट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि भाई? हाँ, मार्केट वेरिएशन तो है अगेन, मतलब जैसे इन्फ्लेशन की वजह से भी प्राइसेस बढ़ते हैं, हर चीज बढ़ते हैं। और करंट कॉस्ट ऑफ मनी और फ्यूचर कॉस्ट ऑफ मनी जब उसको कैलकुलेट करें, जो पहले का 1,000 रुपए था वो फ्यूचर में 1,000 रुपए की उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। पहले अगर सोचो 1 लाख रुपए की आपने पॉलिसी ली है, बट 20 साल बाद जब वो लाख रुपए मैच्योर होकर आपके हाथ में आएगा तो वो वर्थ है कि नहीं है, वो भी थोड़ा सा लोगों को देखना पड़ता है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग बात करने वाले थे कि जैसे ही कोई आदमी नया ट्राई करता है तो सबसे पहले लोग ट्रोल करने आ जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी रिसेंट, हाँ नहीं, ट्रोल तो होता है। देखिए अभी चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, डायरेक्ट हो या फैमिली में हो, किधर ट्रोल तो होता ही है। देखिए क्या है कि आपको अपने पैशन के हिसाब से जीना है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा दायरे में रह के ही करनी है। अगर बाई चांस आपसे कुछ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो इट्स बेटर टू अपोलोजाइज पीपल। हाँ, कि उसका अपोलोजाइज कर लो कि भाई ठीक है, आपसे स्लिप ऑफ टंग जोश में निकल गया। बट ट्रोल तो होता है क्योंकि बिकॉज हर एक का एक अपना ही वे ऑफ थिंकिंग होता है। और कुछ लोगों का सिर्फ काम ही ट्रोल है, काम ही ट्रोल करना है। तो रिसेंटली मेरे भी एक कमेंट पे बहुत अजीब सा, मतलब मेरे एक पोस्ट पर अजीब सा कमेंट आया था, मैं कैन नॉट डिस्क्लोज, बट मैंने उसको डिलीट ही मार के ब्लॉक ही मार दिया।
तो कुछ लोगों को इग्नोर मारना ही ठीक रहता है। पैशन के लिए जीना बहुत जरूरी है। पैशन के लिए भी। तो जैसे कि लोग, जैसे मैंने देखे कि जब आपकी गरीबी होती है तब लोग नजदीक नहीं आते। जी 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 जी। जैसे आप कुछ हिट हो जाते हो या फिर कुछ चल जाता है आपका, सारे लोग आपके करीब होते हैं, ये क्यों है जमाने में? आपका इतना सारा एक्सपीरियंस है तो आप मुझे बता सकते बिल्कुल वाजिब भाई, ये भी एक बड़ा मतलब बहुत वाजिब ही क्वेश्चन है, सॉरी। तो अच्छा ही क्वेश्चन है, एंड ये एक लाइफ का फैक्ट भी है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। जब आपके पास कुछ कुछ होने लगता है तो लोग आपके पास आके खड़े होते हैं। तो आप ये पार्ट ऑफ पार्सल है, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते इसके साथ में। बट अभी हम उतने नहीं बड़े बन पाए कि लोगों को परख पाए उस लेवल में, बट ऑफ कोर्स ये होता है। तो लोगों को परखा कैसे जाए विकास भाई? वही लोगों को परखा उसी में आप मतलब परख सकते हैं कि जब आपको लगता है कि जो आपके साथ मुसीबत में खड़ा है वही आपका सच्चा दोस्त है। मुसीबत में जिसने आपका साथ दिया, जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल दिया हो, कोई आपके साथ वैसे भी खड़ा हो सकता है कि चल ठीक है मेरे पास फाइनेंशियली उतना साउंड नहीं है बट कहीं और तुझे कुछ और सपोर्ट चाहिए तो मैं खड़ा हूँ, डिप्रेशन में हूँ तो मैं तेरे साथ हूँ, कुछ भी, कुछ वही आपका सच्चा दोस्त है जो आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा है। एक बार के लिए आपके वो सुख में ना खड़ा हो बट दुख में खड़ा है तो वो आपका दोस्त है। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, जब तक के लिए शोएब भाई कंटिन्यू करेंगे। हाय विकास सर, कैसे हो आप? बढ़िया शोएब, आप बताइए आप कैसे हैं? अपना भी बढ़िया है। तो मतलब आप आपकी इतनी एज हो गई है, तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। यार बार बार एज करके मुझे जवाब मत यार। नहीं मतलब कि Just kidding। आपके बाल अभी तक सफेद क्यों नहीं हुए? मेरे बाल बहुत जरा सफेद हैं, मैं थोड़ा कलरिंग वलरिंग कर टचअप करके उसको बना के रखता हूँ। अच्छा। थोड़ा शौक है। मतलब मुझे लगा कि बाल आपके झड़ नहीं रहे तो शायद। नहीं, टचवुड मैं काफी अपने बालों का बहुत ध्यान रखता हूँ। मतलब मैं काफी सारे कॉस्मेटिक चीज बालों का और फेस का काफी ध्यान रखता हूँ। तो हम लोग को भी कुछ आइडिया दीजिए कि जरूर मैं ये काफी लोगों को बता चुका हूँ कि आपके बालों का आपका बहुत ध्यान रखना है। मेन थिंग क्या होती है ना कि जब एज अ मैन हम लोग जब बाहर जाते हैं, घूमते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं ना, तो धूल मिट्टी बहुत आती है बालों में, हेलमेट से बाल दबते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बालों को डेली धोता हूँ। लोगों का ये मिथ रहता है कि बालों को डेली नहीं धोना चाहिए। मैं डव का डेली शाइन बोल के एक शैम्पू आता है, बहुत माइल्ड शैम्पू होता है, उससे मैं बालों को डेली धोता हूँ और हफ्ते में एक आध बार कंडीशनर भी करता हूँ और ऑयल लगाता हूँ। बजाज आलमंड ड्राइव, सॉरी मैं काफी सारे ब्रांड का प्रमोशन भी कर दे रहा हूँ बट मैं काफी कॉन्शियस हूँ इस बारे में। नहीं, तो मैंने भी डव लगाया था, ट्राई किया था, बट मेरे बाल तो उससे झड़ने लगे। हाँ, वो अगेन सूट करने को पहले मैं हिमालय का एक शैम्पू आया था डेली शाइन डव का। देखो तुम लोगों का पूरा ऐसा एडवर्टाइजमेंट हो जा रहा है इस वीडियो में, तो मतलब डव का भी इसके थोड़े बहुत पैसे भेज देना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो डव का डेली शाइन बोल के वो शैम्पू है, वो डेली बात के लिए ही बना है वो। तो वो पर्टिकुलर आप चीज आप लगाएंगे तो आई श्योर कि आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर मैं काफी मतलब ऑयल लगाता रहता हूँ, उसके बाद हेयर सीरम वगैरह भी, जावेद हबीब का सीरम आता है वो यूज करता हूँ। मैं काफी पर्टिकुलर हूँ। मैंने आपका 1.5 साल पहले जी स्टैंड अप शो देखा था। जी। तो आपने बताया था उस टाइम कि आपकी एज 53 है। तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आपने शो किया, तो उसमें भी आप 53 बताया, आपकी एज बढ़ क्यों नहीं रही है? हाँ देखो, लड़कियां 22 साल से आगे नहीं बढ़ती, कोई 16 से आगे नहीं बढ़ती, तो मैंने भी सोचा कि बस 53 पे स्टॉप लगा देना, इसके आगे नहीं बढ़ना भाई। तो 35 कर देते आप फिर। उतना लोग मानेंगे नहीं ना यार। नहीं मान जाएंगे आप। चलिए, इनको देख के लगता नहीं है कि ये 35। चलिए मैं कॉम्प्लीमेंट जैसा लूंगा, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत पुराने इंसान है ये। आजादी इन्हीं के टाइम पे हुई थी, तो आजादी के समय में। नहीं, मैं तो एक्चुअली उससे भी काफी पुराना हूं। मैं वो डायनासोर्स को मसाज दिया करता था, मैंने दिया। और आदि मानव जो पत्थर से आग निकालते थे ना, मैं वो पत्थर में ही सप्लाई करता था। पत्थर आग ही सप्लाई करते थे, तो इतने पुराने हैं ये। तो मैंने सुना है कि आप वो जो गांधी जी वो डंडा लेके चलते थे, वो डंडा आपने ही बनाया? हाँ बिल्कुल, डंडा हमारा। वो किस लकड़ी की बनी थी? वो हमारा एक्चुअली क्या है कि हमारा और कजन्स वगैरह उनका खानदानी काम है हमारा, तो कारपेंटरी भी कर लेते हैं। तो ये सब भाई जोक्स है, ठीक है। नहीं, इतने भी पुराने नहीं है सर। तो मैंने देखा है 2 क्रिकेटर्स हैं जी, एक शाहिद अफरीदी और एक राशिद खान। जी। उन दोनों की भी मतलब एज बढ़ नहीं रही है। राशिद खान की तो 26 पे आगे रुक गई है। जी। तो शाहिद अफरीदी की भी जब वो क्रिकेट खेलते थे तो भी उनका 25 तक ही था। जी। वैसे ही आपका भी मतलब 53 पे रुक गया है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ नहीं, कोई बात। ये 53 के लगते नहीं है। 53 के लोग मतलब इस एज में तो लोग मतलब घर पे रहते हैं, अपना बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चे रिटायरमेंट ले लेते हैं। ये अभी जॉब कर रहे हैं। नहीं, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं बिल्कुल, मेरे को लगता है कि अगेन एज इज जस्ट अ नंबर। वो आपको महसूस करने के ऊपर आपको लगता है कि आप जवान हो, आप दिल से जवान होने बहुत जरूरी हो। अगर आपको लगता है आप दिल से जवान हो तो आप जवान हो, बट आपको फील कराना है। एंड बस वही है कि अच्छा लगता है थोड़ा गुड लुकिंग दिखना, आसपास के लोग थोड़ा आपकी तारीफ करें। 53 इसलिए कि लोग बोले नहीं यार आप 53 के लगते नहीं हो, तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है। मजा आता है, बिल्कुल, आपको अंदर से अच्छा लगता है कि हाँ यार मैं हूँ जवान।
समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 53 का हूँ। ऑफ कोर्स ये लोग बोलते हैं कि आप अर्ली मतलब लेट 35 के आसपास के दिखते हो, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। नहीं, मैंने भी आपको जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे नहीं लगा था कि आप 53 के हो गए जी ऐसा। जी, मैं इससे पहले क्लियर कर देता हूँ 53 का ही हो गई मैं, क्योंकि शादीशुदा भी होना यार। सर आपकी मतलब आप तो अभी भी इतने स्मार्ट हो, तो आपके जवानी में क्या हाल रहे होंगे, मतलब आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी आपके समय में? हाँ, जैसे मैं हमेशा अपने जोक में बोलता रहता हूँ कि मुझे 55 बार प्यार हुआ, दिल कभी नहीं टूटा। जस्ट जोकिंग। काफी गर्लफ्रेंड रही है मेरी, मतलब काउंट तो नहीं किया बट 30-40 तो रही होंगी फॉर 30-40? श्योर। हाँ हाँ। क्रश पहले किस पे था मतलब? पहले के जमाने में क्या कौन होता से था एज ना में? कि यार पहले का जमाना इतना ओपन नहीं होता था कि हम जाके किसी को बोल दें। हाँ। अब उसको एक तरफा प्यार बोल लो, हाँ। है ना, वन साइड लव बोल लो, या उसको लव ट्रायंगल बोल लो या लव सर्कल बोल लो, कि घूम फिर के प्यार अपने आप से ही करना पड़ता था। हाँ। तो लड़कियां भी उतनी एडवांस नहीं होती थी कि वो आपको एक्सेप्ट कर पाए। कुछ लड़कियों ने मुझे बाद में बोला कि नहीं हम आपको पसंद करते थे, तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी शोएब कि हम कुछ बोल पाए। अच्छा, ये जमाना है। नर्वस हो जाते थे। और ये उस जमाने के हैं जब इनके समय में ये मैसेज नहीं, इंस्टाग्राम कुछ भी हाँ, सोशल मीडिया नहीं था, ये correct. कबूतर से अपना खत भेजते थे करेक्ट। गर्लफ्रेंड्स को, उसका Correct. भी आंसर उसमें आता था ऐसा करके। वही है। जब करके आता था उनका आंसर, हाँ। तो आपका क्या रिप्लाई रहता? भाई जब हूं करके से भी थोड़ा समझना पड़ता था कि छोटा वाला बड़ा वाला है। अच्छा। जब बड़ा वाला समझ लो उसका बाप है, उसका भाई उसके पीछे खड़ा हुआ है। अच्छा। बाद में लड़की मुकर जाती थी कि मैं इसको पहचानती नहीं कौन है ये। तो हमारे जमाने में ये दुर्घटनाएं बहुत होती थी, तो बड़ा मुश्किल था हमारा जमाना। तो अभी आपकी जो वाइफ है, तो आपकी वो अरेंज मैरिज है लव नहीं, मेरी शक्ल को देख कर लगता है कि मेरे अरेंज मैरिज हुई होगी। नहीं, आपको तो नहीं, हमारी लव मैरिज ही है। लव मैरिज है। जी जी, तो बट हमारा लव शादी के बाद हुआ। अच्छा, लव शादी के बाद। हमारी अरेंज मैरिज। ये कंफ्यूज कर रहे हैं, इनकी नहीं, हुई नहीं, है अरेंज मैरिज। मेरी अरेंज मैरिज है। हमारे जमाने में नहीं होती थी लव मैरिज उतना, मतलब पेरेंट्स उतना एक्सेप्ट नहीं करते थे उसे। अभी भी पेरेंट्स उतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आजकल के जमाने में थोड़ा पेरेंट्स फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा सा समय के साथ चल रहे हैं, बच्चों को साथ में लेकर चल रहे हैं, और उनको थोड़ा उनकी जिम्मेदारी का एहसास उनके ऊपर डाल रहे हैं कि नहीं। देखो, मेरा एज अ पेरेंट ये फीलिंग हमेशा रहती है कि बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की जॉब और उनका लाइफ पार्टनर उनकी पसंद का होना चाहिए। अभी वापस से मैं बुलाना चाहता हूँ वाजिद भाई को, उसके बाद से फिर। हाँ, सो थैंक यू शोएब भाई। शोएब भाई जो है ये हमारे सेक्शन के बहुत ही क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट आदमी है। ऑफ कोर्स बहुत बिजी रहते हैं वैसे तो। अरे सही सही। हमारे शोएब भाई का एक बड़ा शो होने वाला है विद विकास भाई, मतलब आप सोचो कितना बिग इवेंट होगा। फिर हम ऐड करें ललित भाई को, बहुत बढ़िया। एकदम। तो इतना सब कुछ हो चुका है, बस आपके टिकटों का इंतजार है। बिल्कुल तो आप डेट सेव कर लीजिए, 27 अक्टूबर 2024, 3 बजे से 4:30 बजे तक। गाइस सेव द डेट, हम लोग आ रहे हैं एक बड़ा शो लेके, मैं शोएब और ललित मिलके। तो आइएगा 27 अक्टूबर इन एरोमिल कैफे, इन एरोमिल कैफे 3:30 to 3 to 4। 30। सेव द डेट। चलिए मिलते हैं, धमाल मचाते हैं। क्वेश्चन पे आ जाए। जी। मैरिड लाइफ है तो आप तो मैरिड लाइफ जो होती है ना, वो एक गाड़ी की तरह है, 4 पहिए गाड़ी की तरह, जिसमें हर पहिए का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। तो मेरे हिसाब से क्या ना, एडजस्टमेंट इज द बेस्ट यू कैन से अ थ्योरी ऑफ मैरिड लाइफ। एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। अगर कहीं पर बोलूं कि नहीं भाई मेरी मेल ईगो बीच में आ रही है, तो वहां पर मैं शायद अपनी पर्सनल लाइफ को या फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। और फीमेल को लगे कि मेरी फीमेल ईगो बीच में आ रही है, तो मतलब एडजस्टमेंट करके चलना बहुत जरूरी है, और झुकने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर मतलब आप अपने परिवार में ही झुक जाते हो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, तो आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। थोड़ी ना किसी बाहर वाले को अरे वैसे भी अगर झुकने से कुछ सॉल्व होता है तो क्या ही जाता है झुकने में से। गर्दन बनी है झुकने के लिए, झुक जाओ। अच्छा, जब भी ऐसी बातें होती है लोग कहते हैं जोरू का गुलाम हो गया। हाँ, तो उसमें क्या, लोगों का क्या है, लोगों का काम तो है बोलना, लोग तो बोलते ही रहेंगे। अवॉइड, इग्नोर, बस वही अपना प्रिंसिपल है। अपने दिल को क्या अच्छा लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों तो बोलते ही रहेंगे। तो घर के जो फाइनेंशियल है आप संभालते हैं या फिर आपकी वाइफ? घर के फाइनेंशियल में कुछ चीजें मैं संभालता हूँ, कुछ चीजें वाइफ संभालती हैं। तो मतलब सैलरी आती है मैं उनके हाथ पर रख देता हूँ, बाकी उनका डिपार्टमेंट वो देख लेती है, मेरा डिपार्टमेंट मैं देख लेता हूँ। अच्छा, अगर किसी को फैमिली को अगर संभालना हो तो फिर अगर आपके पास कुछ रूल्स है जो लोगों को बताया जाएगा? मतलब किस टाइप से, आप, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन को। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि भाई इतना % इन्वेस्ट कर दो, इतना % रखो, इतना % इसको दे दो। हाँ, तो वो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट जो मैं देख लेता हूँ कि बच्चों की फीस के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, वो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट, फाइनेंशियल वाला पार्ट मैं देख लेता हूँ। बाकी ग्रोसरी, घर में वेजिटेबल, फ्रूट, वो सब काम वो वाइफ का डिपार्टमेंट है, वो देख लेती है। वो मैं उसमें नहीं पूछता, ये मेरे में नहीं पूछती किधर। तो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है? देखो, बच्चों की फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है, तो कहीं ना कहीं मत मेरा ये है कि मैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ही करता हूँ, लाइक बैंक में। मतलब आप नंबर मत बोलिए, बस परसेंटेज वाइज बोलिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई इतना % इन्वेस्टमेंट लोगों को जरूरी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन वाजिद भाई। मैं और ये बिल्कुल आज मतलब आज की ऑडियंस से बोलना चाहूंगा, आज की जनरेशन से बोलना चाहूंगा
कि इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा जो रूल है ना, बेसिक रूल है, उसमें पहले सैलरी आते इन्वेस्टमेंट पहले करो। लोग गलती क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि सैलरी बचेगी तो इन्वेस्टमेंट करूंगा, सैलरी आपकी कभी भी नहीं बचेगी। अच्छा। आपको आते ही पहले सैलरी का 30% जो आपको इन्वेस्ट कर देना है, तो वो आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी फीस के लिए, जो भी है वो आप इन्वेस्टमेंट कर दो, और जो बच्चा हुआ है उससे आप अपने खर्चे चलाओ। नहीं तो जॉब वाले बंदों के साथ क्या होता है कि सैलरी में आपके अकाउंट में दिखती जाती है और आप खर्चा करते जाते हो। तो पहले इन्वेस्टमें उसके बाद फिर खर्चा। अभी मैंने नहीं करता, कोई खास शौक नहीं है, बस मैं अपना ही है कि स्टैंड अप कॉमेडी शुरू किया हूँ, बस इसी में लगता है कि मैं 4 लोग को हंसा सकूं और खुद हंस सकूं, बस यही मेरा मोटिव है लाइफ का। तो विकास भाई, जी। आपको जिंदगी में कब लगा कि भाई अब ये टाइम है कि अब मुझे अपने पैशन के लिए काम करना है? ये बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे काफी लोगों ने चीज पूछी भी है, और था यार लाइफ में कि मतलब जैसे मैं आपको बताया कि मेरे यंग टाइम में मुझे मॉडलिंग के असाइनमेंट आने शुरू हो गए थे, मुझे सिगरेट का असाइनमेंट मिला था, वो टाइम में मॉडलिंग का असाइनमेंट मिला था, बट ड्यू टू फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन में उसको परस्यू नहीं कर पाया था। तो सोचा था कि लाइफ में एक बार थोड़ा सा स्टैब्लिश हो जाए, बच्चों की एजुकेशन वगैरह हो जाए, तो उसके बाद पैशन करेंगे फॉलो। एंड आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट, वो आई शुड नॉट यूज फॉर्चुनेट, बट पता नहीं क्या था, वो कोरोना का टाइम कुछ ऐसा आया कि वर्क फ्रॉम होम मिला, तो थोड़ा टाइम मिलने लग गया। तो टिकटॉक था उस जमाने में, तो टिकटॉक पे मैंने फनी वीडियोस कॉपी करने शुरू करे, बनाने शुरू करे, तो अच्छा लगने लगा मुझे। काफी सारे फॉलोअर गेन कर लिए थे उस जमाने में, मेरे को 3-4 हजार फॉलोअर थे, और लाइक्स में कुछ पहले लाइक्स काउंट होते, तो लाइक्स में कुछ लाइक्स होते थे, लाइव स्टार्ट होती थी, हम अपनी लाइव भी चलाते थे, लोग आते, तो बस चल रहा था। फिर ऑल ऑफ सडन टिकटॉक बंद हो गया, तो फिर गैप हो गया, देन इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ। तो वो टाइम में थोड़ा सा वो रील आने में थोड़ा टाइम लगा था, तो वो फेस ऐसा कि उसमें सोचा था क्या करें। देन कहीं से कुछ ऑफर आ गया कि स्टैंड अप कॉमेडी ओपन माइक करके बोला गया, जिसमें किसी ने बोला कि आपकी वीडियोस देखे हैं, आप स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करो। तो देन मुझे लगा कि नहीं यार ठीक है, कॉमिक तो मैं हूँ ही, करता ही हूँ, तो चलो ट्राई करते हैं। देन आई थिंक इट्स बीन 2.5 ईयर, आई थिंक 2022 जून की कुछ बात है, उस टाइम में मैंने फर्स्ट माइक किया था, और उसके बाद से फिर कंटिन्यू ही होता कि हमारे ललित भाई हैं जिन्होंने मुझे पहला अपना मौका दिया था ओपन माइक करने का, यहीं पास में ही हमारे घर के पास, तो वो और मैं मिलके स्टार्ट किए थे। उसके बाद से फिर अपने राहुल भाई मिल गए, अपना राहुल गहलोत राइटिंग उनके साथ मैंने करीब 15 शो किए हैं अभी तक। तो ऐसे चलता रहा। फिर कुछ कॉर्पोरेट इवेंट मिल गए, तो कुछ कॉर्पोरेट के साथ भी मैंने काफी इवेंट करे हैं, इसमें से एक हमने लास्ट वीक मैंने और शोएब ने मिलकर भी किया था। तो हम लोग कॉर्पोरेट इवेंट भी करता हूँ मैं, चल रहा है बस। कॉर्पोरेट इवेंट्स में लोग आपको क्या कहते हैं भाई हमको भी करना है? कॉर्पोरेट इवेंट में क्या होता है, अपने खुद के ही क्लाइंट्स होते हैं या अपने प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जो मतलब अपने को चांस दे देते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि हमको मतलब ऑडियंस से थोड़ा इंटरेक्ट करने का मौका दीजिए, एंड हम आपकी जो हेड काउंट है या आपके एम्प्लॉइज है उनको थोड़ा मोटिवेट करके हंसाने की कोशिश करते हैं। तो एक 45 मिनट्स, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे का एक स्लॉट मिल जाता है, जहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं लोगों को हंसाने की, और ऑफ कोर्स कुछ फॉलोअर्स मिल जाते हैं वहां से। अच्छा, कभी कभी ऑकवर्ड नहीं होता कॉर्पोरेट इवेंट में कि भाई ये तो हमारा टीम लीड तो भाई बहुत एकदम से कड़क होता था, अचानक से सॉफ्ट हो गया ये? हो जाता है बिल्कुल, कभी कभी कॉर्पोरेट इवेंट में भी हो जाता है, कभी कभी लगता है, कभी कभी कॉर्पोरेट इवेंट में आप कुछ डिलीवर करना चाहते हो बट वो डिलीवर हो नहीं पाता है बिकॉज ऑफ ऑडियंस का रिस्पॉन्स लेवल, बट ऑल पार्ट ऑफ द गेम, चलता रहता है। तो विकास भाई जी। ज्यादातर अभी देखिए मिक्का सिंह भी जो है अच्छे सारे, मतलब वो बहुत अच्छे सिंगर है, जी 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 और गुरु रंधावा भी बहुत अच्छे सिंगर जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो भी चश्मा पहन रहे हैं और आप भी आज इंटरव्यू में चश्मा लेके बैठे हो। अच्छा क्वेश्चन है बाजिद भाई। चश्मा मतलब एक तो ट्रेंड फॉलोअर्स आप बोल लो कि भाई हाँ वो लोग पहन रहे तो हम भी उनको कॉपी कर लेते, बड़े लोग हैं भाई, विका पाजी हो गए, गुरु पाजी हो गए। दूसरा थोड़ा एक फेस की ना एक समझ लो कि एक अच्छा स्टाइल आ जाता है फेस के ऊपर जब चश्मा पहन के बैठते हो, तो बगैर चश्मा की वो बात नहीं आ पाती, क्योंकि एक अच्छा चश्मा एक अच्छी लुक देता है आपको, एंड थोड़ा लाइट इफेक्ट भी थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, काफी ज्यादा लाइट आ रही है मेरे फेस के ऊपर। तो अगर आप जब आप कॉमेडी लिखने के लिए बैठते हो, जी, तो अब ये मतलब जो न्यू कॉमेडियंस होते हैं वो उतना नहीं सोचते जी, आप कैसे लिखते हो उसकी कॉमेडी को? भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरा बेस तो है रील्स, तो मैं मतलब रात को बैठ के रील्स देखता हूँ, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वर्ड मिल जाता है, तो उसमें पूरा एक पूरा इवेंट, एक पूरा कंटेंट उसमें डाल देते हैं, या कुछ बड़े कॉमिक्स हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज इतना नया कंटेंट कोई ला नहीं पाता है, तो कुछ बड़े कॉमिक्स हैं उनका थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो आपके जमाने में सबसे बड़ा कॉमिक कौन था? अभी तो पता है लोगों को अभी कौन है, पर आपके जमाने में कौन था?
देखो, मैं अगर किसी को कॉमिक के गुरु मानता हूँ तो वो है उमर शरीफ। पाकिस्तान के जो उमर शरीफ जी हैं, मैं उनके आगे नमन करता हूँ उनको। उनसे बड़ा कॉमिक मतलब मैंने देखा नहीं है। आज भी अगर मैं कुछ मुझे मौका मिलता है तो मैं उनके एक दो पंचेस चुरा के डालता ही डालता हूँ। उमर शरीफ यार, उनके एक्ट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं। जी, जी। मतलब एक एक घंटे के एक्ट्स हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जमाने में उनके नाटक हुआ करते थे, बकरा किस्तों पर, उनका काफी हिट रहा है। मतलब आज भी मैं उनको फॉलो करता हूँ और आज भी मैं उनके कुछ कुछ चीजें निकालता हूँ। तो मेरे हिसाब से फिर कादर खान साहब हुए। वाला आपको क्या लगता है कि वो कौन सा वाला है कि जो लोगों को देखना चाहिए? सॉरी, कोई एक एक्ट जो उनको आपको लगता है कि लोगों को आप रेफर कर सकते हो? उनके तो मतलब सारे एक्ट ही जबरदस्त हैं यार। उमर शरीफ साहब के बाद अगर कुछ हुए तो कादर खान साहब, वो भी बहुत ही अच्छे कॉमेडियन रहे अच्छा, अपने जमाने में। ये बात बताइए, कादर खान को आज के लोग कैसे नहीं जानते हैं? क्योंकि मैंने तो बचपन में मूवीज देखी थी कादर जी खान जी जी जी। कादर खान साहब का भी अपना एक दौर रहा है। तो उनके दौर में जैसे गोविंदा और कादर खान साहब की अच्छी हाँ। जोड़ी हुआ करती थी। बाद में शक्ति कपूर साहब भी आए, उन्होंने भी अच्छी कॉमेडी करी। तो वो एक ट्रायो ऐसा बन गया था कि हर मूवी में उनको लेते थे। तो एक मतलब पहले की मूवीज में ना थोड़ा एक फन एलिमेंट को लेके चलते थे कि अलग से कि हाँ एक कॉमिक रहेगा, उसको एक रोल मिलेगा, वो हंसाएगा। आज के जमाने में वो हीरो बेस्ड ही हो गया कि हीरो ही सब कुछ कर लेता है। वो एक्शन भी करेगा, रोमांस भी करेगा, कॉमेडी भी करेगा। तो जैसे वरुण धवन टाइप के लोग हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं। वरुण धवन तो भाई कॉमेडी नहीं कर रहे, मतलब वो हाँ, थोड़ी बहुत कर रहे सब कुछ मतलब हैं। हाँ, ट्राई कर रहे हैं। वरुण धवन इज जस्ट एन एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं। आज के जमाने में लोग सब कुछ कर लेते हैं। दे आर मल्टी टैलेंटेड। कादर खान का मतलब, मैं तो उमर शरीफ कादर खान को मैंने दोनों को देखा है। जी जी जी। मतलब अगर उमर शरीफ को अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जो फर्स्ट सीजन ऑफ लाफ्टर चैलेंज हुआ था जी उसमें वो जज थे। जी 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 और जी टीवी के एक शो को भी उन्होंने होस्ट किया था। जी जी। तो लाफ्टर चैलेंज वन आपने देखा है? बिल्कुल बिल्कुल देखा है। लाफ्टर चैलेंज के सारे एपिसोड देखे हैं, सारे सीजन देखे हैं मैंने। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लाफ्टर चैलेंज में आप कह नहीं सकते। लाफ्टर चैलेंज में उस टाइम में नहीं इतना शौक रहा। कॉमेडी वॉमेडी का रिसेंटली स्टार्ट किया है। अभी तो मतलब मैं आपको पॉलिश कर रहा हूँ मैं कि बिकॉज क्या होता है कि मेरा जो जॉब है उस डेली रूटीन के हिसाब से मैं उतना टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं महीने में एक ही ओपन माइक करूंगा और एक कॉर्पोरेट इवेंट ही करूंगा। तो दो लेके चलता हूँ मैं। तो ओपन माइक में जाके अपने जॉब को पॉलिश कर लेते हैं और कॉर्पोरेट इवेंट में जाके उसको डिलीवर कर लेते हैं। कॉर्पोरेट इवेंट भी महीने में एक नहीं होता, 2-3 महीने में एक ही होता है। तो ऐसे चल रहा हूँ मैं। थोड़ा सा मुझे लगेगा कि हाँ मैं अभी पॉलिश हूँ तो शायद मैं बड़े लेवल पे भी ट्राई करूँ। अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है इरादा कुछ। तो उमर शरीफ ने जो सीजन जज किया था उसमें विनर शायद कपिल शर्मा थे। जी जी, if I'm right, नहीं बिल्कुल सही यार। कपिल शर्मा साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब वो लेजेंड है भाई। भारती सिंह और कपिल शर्मा और वो सीजन के पूरे लोग अभी इसमें है। जी जी बिल्कुल। मतलब कपिल शर्मा शो में है। जी 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 जी। अभी तो नेटफ्लिक्स पे। जी जी जी। पहले सोनी टीवी पर था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी सोचा है कि भाई जाकर देख कर आते हैं कपिल शर्मा शो? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत मन है कि किसी बड़े स्पेशली कपिल शर्मा साहब को अगर देखने का मौका मिले या और किसी बड़े कॉमेडियन को देखने का मौका मिले। जैसे इंदर साहनी जी हैं। हाँ, मैं उनका बड़ा अच्छा फैन हूँ और मेरी उनसे मैं भी ज्यादातर इंदर साहनी को। जी जी, मैं भी इंदर साहनी काफी सारी जी को काफी कॉपी करता हूँ और मेरी काफी उनसे चैटिंग वेटिंग होती रहती है। उनको बोलता रहता हूँ कि सर कभी अब हैदराबाद आओ तो एक मौका दो, आपसे फेस टू फेस मिलने का मुझे काफी मन है। बाकी मैंने अपना अमित टंडन जी को भी काफी कॉपी किया है, जीवेशु जी को भी काफी कॉपी किया है मैंने। और एक आध और कॉमेडियन है पंजाबी सिख दो है। बट ये जो है इंदर साहनी और अपने अभी जो नाम बोला जीवेशु, अमित टंडन जी, ये लोग क्लीन कॉमेडी करते हैं तो वो इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे फेमस नहीं होते। जी जी। और जो लोग मतलब कोई डार्क कॉमेडी करते हैं वो अचानक से फेमस हो जाते। तो ये दौर ऐसा क्यों है? हाँ, तो मतलब जब अमित टंडन जी ने और जीवेशु सर ने जब स्टार्ट किया उस टाइम का माहौल थोड़ा दूसरा था। वो पूरा फैमिली कॉमेडी ही करते थे। एक आध गाली के वर्ड जरूर निकल जाते हैं जीवेशु जी के मुंह से, बट हाँ वो एक थोड़ा सा एनर्जी लाके जो को कर लेते थे। बट उसके बाद जो दौर आया दोबारा, जो पेंडेमिक के टाइम में जो दौर आया, ऑनलाइन कॉमेडी होनी शुरू हुई, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज वगैरह जुड़ने लगे, नई जनरेशन उसमें ऐड होने लगी। तो उनको लगता था कि मतलब थोड़ा सा अगर इस वे में भी किया जाए, आज की जनरेशन के लिए तो कॉमन है ये चीज, तो थोड़ा डबल मीनिंग, थोड़ा सा डार्क जोक भी किए जाए तो पब्लिक हंसती है। एक सी वी आर ऑल्सो आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो दूसरों का थोड़ा दुख कम कर सके। हंसाने के लिए अगर थोड़ा सा डार्क जोन में जाना पड़े तो, एंड स्पेशली जब पब्लिक उसको अपोज नहीं करती है ना, पब्लिक उसको एंजॉय करती है, तो एक आर्टिस्ट को ना एक मोटिवेशन मिल जाता है कि ठीक है जो मैं कर रहा हूँ
शायद गलत नहीं है, Yeah. एंड इन द अनदर वे गलत भी नहीं है। Yeah. ठीक है, एक अप टू सम एक्सटेंट इट्स ओके, आप एक बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हो तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे ख्याल से अमित टंडन जी 20 साल से कॉमेडी कर रहे जी, हैं जी, जी, अप्रोक्सीमेटली, अगर जी, मुझे जी, जी, सही जी। से याद है तो। मैंने इंदर साहनी, और शायद इंदर साहनी तो अभी कर जी, रहे हैं, जी। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जी जी बट वो जो लोग हैं, मैं सोचता हूँ कभी कभी उनको टॉप पे होना चाहिए, क्योंकि अगर अगर मैं जाकिर खान का कोई इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बताया कि मैंने कभी कभी आइडिया लिया है मतलब इनके एक्ट से, जी। क्या कहते हैं, सॉरी नाम भूल गया बीच में ही। अमित टंडन? हाँ, अमित टंडन के हाँ, जाकिर खान के किसी इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि भाई मैंने अमित टंडन जी से आइडिया लिया, वो मेरे गुरु है। जी 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 तो मतलब जो उनके चेले हैं जी। आज, चेले मत मतलब जो स्टूडेंट्स है जी जी जी। वो टॉप पे चले गए और वो लोग वहीं पर है। वैसे में देखिए हर एक का एक अपना एक क्रेज रहता है। देखिए उनके जो अमित टंडन जी हो गए, बस बस्सी हो गए, जैसे बस्सी का भी एक अपना एक बस्सी जी का भी अपना क्रेज चलता है, जीवेशु सर का भी अपना क्रेज चलता है। तो उनका क्या है ना, उनकी एक अलग ऑडियंस है। वो लोग क्या होता है इंटरनेशनली शो बहुत करते हैं, और प्रतोष दुआ हैं, काफी सारे हैं कॉमिक। तो हर एक का ना एक अपना एक जोन उन्होंने बना लिया है। कुछ लोग क्या होता है इंटरनेशनल टूर करते हैं, इंडिया में प्रॉब्लम कम होते हैं तो टूरिंग लोग ज्यादा करते हैं। तो हर एक की एक अपना मतलब फेवरेट होता है। जैसे हमारे कुछ खास फेवरेट हीरो हीरोइन होते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मूवीज को देखना, उनको शोज को वॉच करना। तो उनकी एक अलग ऑडियंस है जो उनको लाइक करती है। एंड ऐसा हर एक, मुझे लगता है कि कॉमिक को तो हर कोई लाइक करता ही होगा फॉर श्योर। आपका कब हो रहा है इंटरनेशनल से? नहीं, ये सपना है, ये सही में एक सपना है कि मतलब मैं हमको तो दूर नहीं लग रहा वो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मतलब मेरा भी एक सपना है कि मैं एक बार इंडिया टूर करूं, उसके बाद एक वर्ल्ड टूर तो जरूर करूं। बहुत बहुत सपना है मेरा। देखिए अब सब कब होता है, भगवान ने जो लिख दिया है। तो कभी ऐसा लगा है कि भाई ये तो मैं कर रहा हूँ? कभी कभी लोगों को डिप्रेशन होता है, जैसे कि आर्टिस्ट लोग हैं ज़्यादातर हो जाते हैं डिप्रेस के, भाई मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ, मैं इतना सारा लिख रहा हूँ, बट लोग मेरे जोक्स के साथ नहीं आ रहे, बिल्कुल। और काफ़ी सारे कॉमेडियन छोड़ देते हैं। जी जी जी। जो मुझे सही लगता है कि भाई आपके बारे में, शोएब भाई के बारे में, ललित भाई के बारे में, क्योंकि मैं आप लोगों को 2 साल पहले मिला था, शोएब भाई को भी मैं शायद 2 साल पहले ही मिला था, और काफ़ी सारे लोगों को मैं 2-3 साल से हम वो लोग कर रहे, चाहे चले ना चले, उनको पता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। करेक्ट। तो आप कंसिस्टेंसी कैसे मानते हो? बिल्कुल अवैध भाई, मेरे को लगता है ना कि हमारा जो कंपटीशन है ना वो अपने आप से है। अगर हम अपने पिछले शो से बेटर कर रहे हैं, दैट मीन्स हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि वो माहौल, आप अपनी तरफ से, आर्टिस्ट का काम है अपनी पूरी जोश से, अपनी पूरा ताकत से उसको डिलीवर करना। हाँ। कभी कभी वो क्या होता है कि वो सही वे में डिलीवर शायद ना हो पाए, या उस टाइप की ऑडियंस ना हो पाए जो उसको वैसे वे में एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बट उससे ना डिमोटिवेशन होता है, ऐसा नहीं है कि हम भी इंसान है, डिमोटिवेशन होता है। बट मेरा फंडा ये है कि उसको वहीं पे छोड़ देना। मेरा लाइफ का एक सिंपल सा वर्ड, आई एम क्रॉसिंग माय फिंगर्स, कि अगर लाइफ में कुछ डिमोटिवेशन है तो वो उस क्षण के लिए, उस पल के लिए रखना है, उसके बाद नेक्स्ट डे उसको भूल जाना है। कभी भी रिग्रेट नहीं करना है किसी चीज को, कि अपनी गलती से सीख लेनी है, अपनी गलती पछतावा नहीं करना है। इसी का फंडा, ठीक है। ये शो अच्छा नहीं हुआ, नेक्स्ट शो से अच्छा कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात लगता है ये कि मुझसे ही कहीं कोई गलती हुई होगी। जब मैं अपना शो को रिकॉर्ड करके जब अपना पूरा वीडियो देखता हूँ तो मुझे लगता है अच्छा ये मेरी गलती थी, यहाँ मैंने पॉज नहीं लिया, यहाँ मुझे पॉज लेना था, यहाँ मुझे पॉज नहीं लेना था, यहाँ मैंने पॉज ले लिया। तो वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपना वीडियो जरूर मांगता हूँ इसलिए, ताकि मैं उसको देख सकूं मेरी गलती हुई कहाँ, और नेक्स्ट टाइम कोशिश करता हूँ कि वो गलती ना मिस्टेक सॉरी रिपीट ना हो। तो ये कभी कभी ब्रेक लिया है क्या? कोई इतना सारा काम होगा, अभी ब्रेक लेते हैं, थोड़ा ब्रेक का सोचा है कभी? ब्रेक मतलब ओकेशनली कुछ ब्रेक हो जाता है, कभी कभी बीच में 2-3 महीने कभी कभी किसी वजह से नहीं हुआ, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से। नहीं मतलब कभी कभी लगा कि भाई अभी ये सब हो ही गया, अभी मैं इसको भी कर लेता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आज भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा मूवीज की तरफ भी बहुत ज्यादा ये था, क्रेज रहा है, आज भी है। एंड भगवान की कृपा, माता रानी की कृपा से ऑफर्स आने शुरू हुए हैं। मुझे 2-3 बार ऑफर आ भी गए हैं, मतलब मेरे यहाँ तक पहुंच के वापस चले गए, बिकॉज मैं वो उनका जो टाइम था वो नहीं मैच कर पाया। बिकॉज मेरा एकदम क्लियर फंडा है कि मुझे, मेरा जो जॉब है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है, मेरा बहुत बड़ी प्रोफाइल है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, एंड मैं उसके साथ चीटिंग नहीं कर सकता। मतलब ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मंडे टू फ्राइडे मैं डेडिकेटेड हूँ अपने जॉब के लिए, हम्म, और 9:30 to 6:30 मेरा ऑफिस टाइम है, एक आध घंटा ऊपर नीचे। 8 बजे के आप मुझे बात बुलाओ जहाँ मर्जी, मैं ओके, क्योंकि हमारे पंजाबी में एक बड़ी कहावत है कि रात तो अपनी है। आप जितनी मर्जी देर तक आप जगा लो, मतलब रात को तक जगा लो, सुबह नहीं उठ सकते बट रात को बुला लो, या सैटरडे संडे छुट्टी है मेरे को, आप बुला लो। तो कितनी बार मतलब मुझे शूटिंग के ऑफर आके चले गए हैं कि बिकॉज ऑफ टाइमिंग, लगाओ कोई ना कोई तो अच्छा, आएगा। लोग बार छोड़ देते जॉब अपनी, हाँ हाँ भाई मेरे को एक ही ऑफर दे दे, हाँ, भाई मैं चले जाऊँ। नहीं देखो और जॉब, आपने ये ईमानदारी मतलब पहले से रखी है या फिर आपको लगता है कि यही मैं ये सही है मेरे नहीं लिए? देखो जॉब से ना अपने घर की दाल रोटी चलती है, तो जॉब तो नहीं छोड़नी है किसी भी हालत में, क्योंकि एंड इसका अगेन अगर आप देखा जाए तो कोरोना इज द क्लासिक एग्जांपल, क्योंकि उस टाइम में गॉड फॉरबिड शुड नॉट रिपीट एनी अदर टाइम, उस टाइम में मैंने देखा है मतलब जो ये डेली बिजनेस करने वाले लोग थे उनके घर में कितने क्राइसिस हुए, Right. जो मतलब एक कहावत है ना कि रोज कुआं खोदते हैं रोज पानी पीते हैं, हाँ। तो वैसी कंडीशन मैंने देखी है। तो मुझे लगता है कि नहीं भाई, ये दाल रोटी रोजी रोटी तो अपनी चलती रहनी चाहिए, बिकॉज वही अपना कोर लाइन है। बाकी कॉमेडी वगैरह ये तो मतलब पैशन है, Passion है। आज है कल नहीं, हो सकता है कि कल ये दौर खत्म हो जाए, ये कॉमेडी बंद हो जाए, ये सब, तो देन उसके बाद जॉब तो करनी ही है, जॉब तो चलेगी, बस वहीं से है। नहीं तो balance बना- आजकल जो बड़े बड़े कॉमेडियंस नहीं है क्या, वो लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि भाई आप जॉब छोड़ दो, जी, और जब तक आप इसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाओगे तब तक आप ये नहीं हो नहीं मैं पाओगे। उससे भी एग्री करता हूँ, बिकॉज क्या होता है कि एक कहावत है ना कि दो नाव में आप सवार नहीं हो सकते, तो अगर आप उसको कॉमेडी को आप सीरियसली लेना चाहते हो तो यस आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। एंड दूसरा क्या है कि मेरी कंडीशन में कैसा है कि देखो, एक तो मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम एक ही है, मैं अकेला फैमिली में कमाने वाला हूँ। सेकंड क्या है कि मैं उस एज में नहीं हूँ कि मैं कुछ रिस्क ले सकूं, एंड मुझे क्या है कि हर महीने खर्चा लगता है फैमिली को चलाने के लिए, एंड समहाउ मतलब उस कंडीशन में उस एज में आ गया हूं कि लगता है कि अभी ये पैशन तक ही ठीक है, इसको प्रोफेशन तक अभी नहीं मैं लाने की उसमें कंडीशन में भी, रिटायरमेंट के बाद शायद मैं कंटिन्यू करूंगा। बस आई गेस ऑलवेज फील दैट एज इज जस्ट अ नंबर, 60 में रिटायरमेंट हो जाएगा शायद, उसके बाद लगेगा तो 60 पे देखेंगे। भी आप 53 बोलोगे सर? मैं उस टाइम पे 53 नहीं, मेरा रिटायरमेंट लेने का टचवुड कोई इरादा नहीं है। तो मैंने कहीं रिसेंटली एक चीज देखी थी जहाँ पे बोला था आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, मैं रिटायर्ड तो हूँ लेकिन टायर्ड नहीं हूँ। तो बस भगवान की कृपा है, आप लोग उसको आप जैसे भाइयों का साथ बना रहे कि बस सेहत अच्छी रहे, काम करते रहना। भाई हाँ, जो लोग जब रिटायर होते हैं एक कोठी बना लेते हैं, बैठ जाते हैं घर के बाहर, और मतलब जो भी हुक्का पानी उनका चलता है, जी 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 चलता है, बाकी जी जी अपने जो पोता पोती के साथ काम चला लेते जी हैं। जी 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 बट आपका जो पैशन है मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई मैं उसके बाद भी यही करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं तो चाहता ही नहीं कि मैं कभी रिटायर हूँ, बस वही है कि शायद कंपनी रिटायर करके दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, आजकल तो आ गया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, तो बस जब तक सांस है तब तक काम करना है। बिकॉज मैंने रिटायर लोगों की लाइफ देखी है, तो उनको क्या होता है कि मतलब फैमिली में इंटरफेरेंस करना, परेशान होना, परेशान डिप्रेशन में रहना, डिप्रेशन में मैं वो फेस में नहीं जाना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि ना मैं डिप्रेशन में रहूं, ना मैं किसी को डिप्रेस में करूं, या मैं परेशान हूं किसी को परेशान करूं, वो भी नहीं करना चाहता। मतलब आई वांट टू लिव माय लाइफ विद माय स्पाउस एंड माय फैमिली, कि भाई हाँ ठीक है, स्टार्ट के बाद भी सेकंड इनिंग स्टार्ट करेंगे, जिएंगे। तो इससे मुझे एक चीज़ याद आई जी, कि जी। हर किसी का एक ख्वाब होता है कि जब मेरे पास पैसे आए तो मैं ये करूँ। तो आपके पास जब पहली सैलरी आई या फिर कुछ भी, तो आपने सबसे पहली चीज़ वो की या फिर कुछ और कर दिया? हाँ मतलब हर किसी का ड्रीम होता है, हाँ हर मतलब मिडिल क्लास वाले का एक ड्रीम। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वही होता है, ड्रीम तो जरूर होता है, बट वही है कि जब आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे बहुत होती है, तो कहीं ना किसी कोने में आपको ड्रीम्स को अपना मार देना पड़ता है या पोस्टपोन कर देना पड़ता है। मैं ये बोलता हूँ कि ड्रीम्स को मारो मत, ड्रीम्स को पोस्टपोन करो। तो एक 5 साल 10 साल 20 साल के लिए आप उसको साइड में पोस्टपोन करो, कि जब मेरा वो वक्त आ जाएगा, जब मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने आप को संभाल सकेंगे, तब मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ड्रीम्स को वापस निकालूंगा और जीना शुरू करूंगा। लाइफ में कभी तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि इस जगह जाना हो गया है अभी? हाँ, अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, पर सब कुछ ठीक। जैसे मैंने वर्ल्ड टूर, मतलब मैं विदेश कभी नहीं गया हूँ आज तक, नहीं मुझे गए? हाँ मेरे पास पासपोर्ट है, बट 3 बार रिन्यू जरूर हो चुका है, लेकिन मैंने कभी देश यात्रा नहीं किया। तो मुझे मेरा सपना है कि मैं टूर पे जाऊं, मतलब फेमस होने के बाद ही जाओगे? ताकि लोग पहचान तो सके भाई कोई बंदा आया है। तो वाइफ के साथ मुझे, मतलब फैमिली के साथ जाना है, वाइफ बच्चों के साथ में। हाँ, तो अभी अब हमारा जो कल्चर है वो
मतलब क्लोज फैमिली वाला है। जी जी जी। कभी ऐसा लगा है कि भाई अभी मैं अकेला पढ़ रहा हूँ? हाँ देखिए, मतलब मेरे ब्रदर्स भी यहीं लोकल ही रहते हैं, मतलब आसपास ही रहते हैं, ज्यादा दूर पे नहीं रहते, हैदराबाद में ही रहते हैं। तो जब भी ऐसा लगता है कि भाई हाँ थोड़ा सा डिप्रेशन लग रहा है या फैमिली से मिलना है, तो जस्ट गाड़ी उठाई और चले गए, साथ सही में है। बैठे चिल विल कर लिया। हम्म, फैमिली तो फैमिली ही है जी, मतलब अपने तो अपने होते हैं, बस वही। यही कह सकता हूँ अपने 3 बनाना पड़ेंगे फिर। मैं। तो विकास भाई, आप आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ वैसे काफी अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो काफी फोकस्ड है, काफी समझदार है, उनको पता है कि लाइफ में उनको क्या बनना है, क्या पढ़ना है, काफी अच्छा है। बस ओनली थिंग इज दैट, एज मैंने आपको जैसे बोला था कि थोड़ा पेशेंस बहुत जरूरी है। सक्सेस को किसी एक पर्टिकुलर चीज से डिफाइन ना करें, फैमिली के साथ में रहें, और बाकी होना तो वही है जो ऊपर वाले ने लिख दिया है। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट। तो जैसे कि आज आपको पता चल गया कि एज इज जस्ट अ नंबर, तो इतना सोचना बंद कर दीजिए कि मैं 28 का हो गया हूँ, मैं 30 का हो गया हूँ, मैं 35 का हो गया, मैं कुछ नहीं कर रहा। या फिर कई कई लोगों को जॉब नहीं लगती, वो सोचते कि भाई मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने तो काम ही नहीं शुरू किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप जहाँ से स्टार्ट करोगे, मतलब जहाँ सवेरा है वहीं से स्टार्ट होता है। जब आपको दिमाग में आ गया कि भाई यहीं से मुझे स्टार्ट करना है, तो यही विकास भाई का मोटिवेशन है। विकास भाई ने काफी सारी चीजें अपने साइड में अप्स एंड डाउन्स देखे। वैसे भी अगर आपकी जिंदगी में कभी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हो तो आप घबराइए मत, आखिर में सब कुछ ठीक ही हो जाता है। 27 अक्टूबर को एक शो है जिसमें विकास भाई है, शोएब भाई है, ललित भाई है, मैं भी रहूंगा। मैं भी उस चीज को होस्ट कर रहा हूँ, तो आप जरूर से टिकट बुक कीजिए। बुक माई शो पर मिल जाएंगे, पेटीएम इनसाइडर पर मिल जाएंगे। आप सपोर्ट कीजिएगा तभी आर्टिस्ट आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।